आज हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता लक्ष्मीकांत शर्मा जी, जो कि एक प्रसिद्ध नेता और एडवोकेट जी हैं। नमस्कार। नमस्कार भाई। नमस्कार सर। इस समय महंगाई बड़ी बढ़ रही है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए भाई, जहाँ तक महंगाई का मामला है और अब इस समय की बात करते हो, मैं तो कह रहा हूँ पिछले 7 साल में सिवाय महंगाई के बढ़ा ही क्या है। या तो नरेंद्र मोदी की दाढ़ी बढ़ी है या इस देश में महंगाई बढ़ी है। दो चीज़ों ने, वो कहते हैं ना कुछ जीडीपी आता है, जब ये पार्लियामेंट में लोग बैठते हैं बहस करते हैं तो जीडीपी का इनकी एक मंत्री ने कहा था, केंद्रीय मंत्री का एक बयान है, इनके पार्लियामेंट में बयान था कि जीडीपी क्या होती है। बोला हमें इसका कुछ नहीं पता। तो उन्होंने जीडीपी का मतलब, मुझे ऐसा लगता है कि शायद नरेंद्र मोदी साहब की दाढ़ी से लगा लिया कि जैसे जैसे नरेंद्र मोदी साहब की दाढ़ी बढ़ रही है देश की जीडीपी बढ़ रही है। अब जो पिछले कुछ समय से, ख़ास तौर पे इस पिछले जो दूसरा जो इस कार्यकाल नरेंद्र मोदी का रहा है, उसमें आप कह सकते हैं कि बेइंतहा 3 गुना 300% जिसको हम बोल सकते हैं, 300% महंगाई इस देश में बढ़ी है और एक भयंकर और विकराल रूप में आज सामने आ रही है। दूसरा जो मामला आता है कि महंगाई की हम बात करते हैं कि आज एक तरफ कोरोना की महामारी से देश पिछले 1.5 वर्ष से गुजर रहा है। 1.5 वर्ष से इस देश में लॉकडाउन की स्थिति लगातार रही है, चाहे वो संपूर्ण लॉकडाउन रहा है, चाहे वो थोड़ा बहुत रहा है, चाहे आंशिक रहा है। नाम भी बदले गए हैं, कभी कोरोना प्रोटेक्शन के नाम पे कुछ और नाम रख दिया गया, कभी कुछ और रख दिया गया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सोचा शायद नाम बदलने से लोगों के मन में अलग फीलिंग आएगी, अलग भावनाएं आएंगी, क्योंकि नाम बदलने का पैतृक अधिकार है। चाहे शहरों के नाम बदलना हो, चाहे किसी नगर का नाम बदलना हो, चाहे किसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलना हो। और भाइयों ने हद कर दी कि जब लॉकडाउन है, यार लॉकडाउन का मतलब लॉकडाउन है, पूरी दुनिया में है। वो बोलते हैं कि लॉकडाउन लगा हुआ है, और हिंदुस्तान में भी था। 1 साल तक इसको लॉकडाउन बोला गया। और जब ये कोरोना की जो दूसरी लहर आई है, और मुझे तो इतना लंबा नाम ये है, मुझे याद नहीं, मैं फ़ोन में देख के बता सकता हूँ। दूसरा बार जब पहली बार दूसरी बार आया लॉकडाउन का मामला, तो अनिल विज साहब ने उसका नाम कुछ और रख दिया। तो हमने सोचा भाई शायद लॉकडाउन का नाम बदलने से देश से कोरोना भाग जाएगा। कोरोना साहब तो फिर वहीं रहा। उसके बाद जब और मामला आया, जब तीसरी बार लॉकडाउन आया, फिर उसका नाम बदल दिया गया। फिर हमने सोचा यार शायद इस बार इसका नाम बदल दिया तो इस बार लॉकडाउन से जो है लोग नाम बदलने से कोरोना साहब भाग जाएंगे। फिर भी नहीं गया भाई। अब वापस घूम फिर करके जब अब कुछ अभी पिछले हफ्ते, शायद आज भी कुछ घोषणाएं होनी बाकी है, पिछले संडे जब लॉकडाउन लगा था, वापस उसका नाम लॉकडाउन रख दिया, क्योंकि मोदी साहब भी समझ गए, विज साहब भी समझ गए, खट्टर साहब भी समझ गए कि भाई कितना ही नाम बदलो, कोरोना तो कोरोना रहेगा। उस कोरोना महामारी के दौरान में जहां पूरे हिंदुस्तान के अंदर लोगों के रोजगार गए, दुकानदार की दुकानें बंद पड़ी, शहर के जो व्यापारी है, जो मिडिल क्लास लोग हैं, जो छोटा व्यापारी है, छोटा दुकानदार है, उनके व्यापार तबाह हुए साहब। ऐसे वक्त में जहां लोगों को सहारे की ज़रूरत थी, मदद की ज़रूरत थी, नरेंद्र मोदी ने रिकॉर्ड तोड़ महंगाई करके देश की जनता को तबाह और बर्बाद करने का काम किया है। आज आप किसी चीज़ का रेट उठा लीजिए साहब, किसी चीज़ का उठा लीजिए। पेट्रोल की बात करते थे, डीजल की बात करते थे, रसोई गैस की बात करते थे। मेरे तो बताने की ज़रूरत नहीं, मेरे ख्याल से अगर कोई आपका ये जो लोग चैनल देख रहे होंगे, मेरे हिसाब से वो शायद रेट खुद नीचे लिख देंगे। कल मैंने तेल डलवाया था डीजल, और मतलब मैं हैरान हूँ कि जो तेल डालने वाले लोग हैं ना भाई पंप पे, वो लोग भी, मैंने पूछ लिया वैसे मगर आज का क्या रेट है भाई, बोला जी देख लो ना। तो वो भी हंसे थे और मैं भी हंसा था। हालात ये है कि 100 रुपये से ऊपर पेट्रोल जाता है, 90 रुपये डीजल हो चुका है, 1000 रुपये गैस का सिलेंडर हो चुका है, लेकिन इन लोगों की आंख में ना शर्म है, ना लाज है, ना हया है तो क्या, मक्कारी है, बेईमानी है, धोखा है, फरेब है। ये इन लोगों के ब्लड में है और यही इनकी आंखों में है। महंगाई से बिल्कुल निश्चित तौर पर इस देश के लोगों की कमर टूट चुकी है। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का मैं कहूँगा, पिछले लॉकडाउन की बात करता हूँ, इस लॉकडाउन को तो अभी आंकड़ा आया नहीं है। एक तरफ सरकार का आंकड़ा आता है कि 32 अरब कुछ 32 करोड़ शायद कुछ ऐसा था, मुझे एग्जैक्ट फिगर वो 1 साल पहले की किस किस का कौन सा कांड इनका याद रखे। रोज तो नए कांड होते हैं यार, कुछ 6 महीने में एक कांड हो गया, 2 महीने में एक कांड हो गया, तो याद रख ले। डेली नया कांड इनका आता है, कितने रखे हैं।
एक तरफ तो पूरे देश की जो महंगाई से कमर टूट रही है, देश की आम जनता, आम नागरिक, छोटा व्यापारी, दुकानदार, कर्मचारियों के 75,000 करोड़ शेयर के पट्टे डीए के ही खा गए। 75,000 करोड़ इस देश के कर्मचारी का डीए खा गया नरेंद्र मोदी। तो ऐसे हालात में एक व्यक्ति अंबानी आता है जिसकी अखबार में मुझे नहीं पता भाई, क्योंकि मैं तो ना तो गिन सकता इतने पैसे, ना मैंने कभी इतने पैसे देखे हैं। मैं तो गरीब परिवार से आता हूँ, साधारण परिवार से आता हूँ। ये 100 के 200 के 500 के नोट देखे, 1000 का, अब 2000 का देख लिया, कोई बात नहीं। लेकिन वो अंबानी पर जो इतना ढेर लगा पड़ा ना, वो हमारे बस का ना गिनना है। लेकिन दुर्भाग्य इस देश का देखिए कि कोरोना महामारी के दौरान हिंदुस्तान के आम आदमी का, गरीब का, मजदूर का, कर्मचारी का, छोटे दुकानदार का, छोटे व्यापारी का, जहां जो कमाई के संसाधन थे खत्म हो गए, बर्बाद हो गए, दुकानें बंद हो गई, वहां पर अंबानी की संपत्ति कई हजार गुना बढ़ जाती है। 5,000 के शायद करीब वो मामला था, कई हजार गुना बढ़ जाती है। मैं कहता हूं कि लानत ऐसी सरकार पर और लानत ऐसे उद्योगपति पर है। मैं शुरू से एक बात कहता रहा हूं, कमाना हर आदमी का दायित्व है। मैं कमाता हूं मेरी हैसियत के हिसाब से, आप कमाओगे अपनी हैसियत के हिसाब से, छोटा दुकानदार अपनी हैसियत से कमाएगा, तो उससे बड़ा व्यापारी अपनी हैसियत से कमाएगा। लेकिन महामारी के दौरान अगर कोई आदमी देश को लूट करके अमीर बनता है, महामारी के दौरान अगर कोई देश की भावनाओं से खिलवाड़ करता है, ऐसे लोगों पर मैं लानत भेजता हूँ। लक्ष्मीकांत जी, आप देख ही रहे हैं कि महंगाई तो जो हो ही रही है और जो बेरोजगारी भी है, जितनी भी सरकारी कंपनियां हैं, सरकारी ऑफिस हैं, ये सब इनका निजीकरण कर दिया गया है। और जो ठेकेदार को जो इनको दिया गया, ठेकेदार भी जो काबिल हैं, योग्यता के हिसाब पे वैसे भी नहीं रख रहे, कुछ इनकी भी जेबें भरनी पड़ रही हैं, तभी रखा जा रहा है इनको भी, जो लड़के रखे जा रहे हैं। तो इसके बारे में महंगाई में वो अब उनकी जेबें भरें कि पहले नौकरी लें, क्या लें, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए साहब, 2014 में एक चेहरा हिंदुस्तान के सामने आता है, उसको महामहिमा मंडित किया जाता है, देश के लोगों की नज़रों में चश्मा चढ़ाया जाता है, झूठ का चश्मा। कहीं ना कहीं मैं बिल्कुल आपके कैमरे पर कहना चाहूँगा, इस देश की जनता का भी जो है दोष मैं मानता हूँ। उसकी वजह है साहब, मेरे बुज़ुर्गों ने मुझे एक बात कही है, एक बात सिखाई है हमेशा कि भाई, मेरे देश के लोगों ने हमेशा, जो बुज़ुर्गों ने एक बात सुनाई है अक्सर, वो कहते हैं कि जब खाता कमाता, हरियाणा का आदमी हो ना साहब, आप समझोगे हरियाणा की बात, तो हरियाणा का आदमी, तो हरियाणा की एक कहावत है बड़ी मोटी देश चीज़ है कि जब खाता कमाता आदमी मस्तावे है ना, तो ये लगा लेने का उसका अंत आ गया। ये मैं ऑन रिकॉर्ड आपके कैमरे में कहता हूँ, मुझे दुख है इस बात का। देखिए, सत्ता आती है, सत्ता चली जाती है, सत्ता किसी की सगी कभी नहीं हुई है। किसी की सरकार 5 साल रहती है, किसी की 10 साल बचती है, कोई 15 साल राज करता है, हमने भी 50 साल राज किया है। सत्ता कभी किसी की सगी हुई नहीं। लेकिन जो लोग एहसान फरामोशी पर आता है, जो लोग किसी के किए काम को बगाड़ता है, दुत्कारता है, किसी के अच्छे काम को गिनता नहीं है, सिर्फ कि छोटे से लोभ के 15 लाख के लालच में नरेंद्र मोदी ने इस देश की जनता को गिरवी रख दिया। 2014 में एक नारा आया कि काला धन लाऊंगा, 15-15 लाख रुपए खाते में दूंगा। मैं खुद जनता के बीच में गया हूं, हमने लोगों को समझाया है कि भाई ऐसे 15-15 लाख किसी के खाते में आ सकते हैं क्या? लेकिन साहब, लालच मेरा हो, लालच आपका हो, लालच देश की जनता को लालच उजागर हुआ। लोग कहीं ना कहीं बहकावे में, छलावे में आए हैं। और शर्मिंदगी देखिए साहब कि सत्ता में आते ही 2014 के अंदर एक निजी टेलीविजन चैनल ने जब अमित शाह से यह प्रश्न पूछा, उस वक्त तो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष, कि साहब 15-15 लाख रुपए खाते में कब आएंगे? बड़ी बेशर्मी के साथ, बड़ी बेहयाई के साथ अमित शाह कहता है कि चुनावी जुमला था साहब, झूठ बोलना था, बोल दिया, सत्ता हथियाली। उन लोगों के ऊपर अगर देश की जनता भरोसा करती है जो टेलीविजन पर बैठ करके सरेआम झूठ बोलते हैं, उन लोगों पर अगर देश की जनता भरोसा करती है, तो भाई दोष कांग्रेस का है कि उन लोगों का है या देश की जनता का है? उन्होंने अपनी मंशाएं साफ कर दी साहब। चलो छोड़िए, वो वाकया हुआ गया, सब कुछ आया सामने। लेकिन मुझे दुख इस बात का है, जब 20 साल का नौजवान, जब 30 साल का एक व्यक्ति, जब 50 साल का एक व्यक्ति, जब 90 साल का एक व्यक्ति ये कहता है कि कांग्रेस ने 70 साल में कुछ नहीं किया, तब आत्मा को चोट पहुंचती है। इसलिए नहीं कि कांग्रेसी हूं, इसलिए नहीं पहुंचती। मैंने पहले भी कहा, सत्ता आती जाती रहती है। दुख इसलिए पहुंचता है कि आप इतने एहसान फरामोश हो सकते हैं क्या? इतने एहसान फरामोश हो सकते हो कि आप अपने बाप को बोल देते हो कि जो बाप
अपने बच्चों के लिए अपना पेट काट काट करके अपने बच्चे को ऑफिसर बनाता है, अपने बच्चों को इस काबिल बनाता है कि वो गाड़ी में घूम सके। वो बच्चा बड़ा होकर के अपने बाप को कहता है कि बाप ने गाड़ी इसलिए नहीं खरीदी कि मैं गाड़ी के पैसे खर्च करने की बजाय इन पैसों से बेटे की पढ़ाई करवाऊं। उसने इसलिए बेटे की पढ़ाई करवाई। और बाद में होता क्या है कि वो बेटा ऑफिसर बन जाता है, सरकारी कर्मचारी बन जाता है, और उसके बाद अपने बाप को क्या कहता है कि सारी उम्र में तुमने किया क्या है, एक गाड़ी तो खरीद नहीं पाया। लानत है ऐसी सोच पर। यह इस देश के अंदर हुआ है। मुझे दुख नहीं होता अगर लोग कांग्रेस को कहते। मैं वाजपेयी जी की भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, मैं उनकी कद्र करता हूं एक मामले में कि जब आदरणीय वाजपेयी जी पहली बार प्रधानमंत्री बने 1996 के अंदर, अटल बिहारी वाजपेयी ने पार्लियामेंट के अंदर बयान दिया, और पार्लियामेंट का बयान रिकॉर्डेड बयान होता है, वो आज भी सदन के पटल पर है। अटल बिहारी वाजपेयी ने यह कहा कि देश के अंदर 50 साल में बहुत काम हुआ है, लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी है। उसने कहा कि अगर मैं कहूंगा कि देश में कुछ काम नहीं हुआ तो मैं देश की गरीब जनता के साथ, मैं मजदूर तबके के साथ, देश के व्यापारी के साथ और देश की असमितता के साथ गद्दारी करूंगा। ये वाजपेयी जी का बयान है, मेरे फोन में भी और सदन में भी है। मैं उस शख्सियत को इसलिए प्रणाम करता हूं कि वो सच की राजनीति करते हैं। नरेंद्र मोदी साहब तो पैदा होते जैसे हिंदुस्तानी 2014 में पैदा हुआ है। मुझे नरेंद्र मोदी की किसी बात का दुख नहीं है, मुझे भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के किसी बयान का दुख नहीं है। दुख है तो इस देश से उन लोगों का दुख है जो ये कहते हैं कि 70 साल में हुआ कुछ नहीं है। आप 1 लाख रुपए का मोबाइल हाथ में लेकर के, जो राजीव गांधी की देन है, डिजिटल इंडिया राजीव गांधी की सोच का परिणाम है, या जो आपके हाथ में मोबाइल है, इस 1 लाख के मोबाइल के अंदर कांग्रेस की देन के ऊपर इसी में लिखते हो। यार कुछ तो कहीं तो सोच करके बोलो, कहीं तो सोच करके बोलो। जो कांग्रेस ने दिया, लाल किले पर खड़ा होकर के एक आदमी झूठ बोलता है, कांग्रेस ने किया कुछ नहीं है, और लोग तालियां बजाते हैं। यहां दुख आता है, यहां दिक्कत होती है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि देश की जनता भी कहीं ना कहीं इसमें शामिल है, अनजाने और अनजाने में। कई बार अनजाने में आदमी गुनाह कर जाता है, मुझे पता नहीं होता मैं गुनाह कर जाता हूं। देश की जनता के साथ ये हुआ है, छलावा हुआ, धोखा हुआ है। हम लोगों ने समझाया था तब भी ये संभव नहीं है, लेकिन लोग बहकावे में आए। ये लोग मुद्दे की राजनीति कभी करते नहीं हैं। उसके बाद राम मंदिर का मामला, कभी मस्जिद का मामला। मुसलमानों को 5,000 करोड़ की ग्रांट नरेंद्र मोदी साहब दे देते हैं मदरसों के नाम पे, जो मुझे पता चला है। जहाँ तक मुझे इस बात का कुछ जानकारी है, कुछ इसका पता चला है। लेकिन दिक्कत होती कहाँ है पर जा करके, वो लोग हिंदुओं को भड़काते हैं मुसलमानों के खिलाफ। बांग्लादेश में जाके नरेंद्र मोदी कहता है कि मैंने बांग्लादेश बनवाने में मेरी बड़ी भूमिका है। क्यों? क्योंकि पश्चिम बंगाल में चुनाव है, वहाँ पर मुस्लिम वोटर है। कहाँ तो आप हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हो। इस देश की जनताओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जाता है। दुख आता है, दर्द आता है। मैं फिर कहता हूँ, इसलिए नहीं कि कांग्रेस ही हूँ, बल्कि इसलिए कि हिंदुस्तान का बेटा हूँ। उन लोगों को देखता हूँ जिन लोगों ने इस देश की आज़ादी के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, इस देश की आज़ादी के लिए बहुत कुछ खोया है उन लोगों ने। आज नेहरू परिवार के बारे में बात आती है साहब, वो लोग जिक्र करते हैं कि साहब कि नेहरू परिवार ने कुछ नहीं किया, नेहरू परिवार का ये हुआ, नेहरू परिवार ने ये कर दिया। यार एक बात बताइए, जवाहरलाल नेहरू खुद 3 साल से ज़्यादा जेल में काटते हैं, वो शख्स जो अमीरी में पैदा होता है। इंदिरा गांधी जी बचपन में जेल जाती हैं। राजीव गांधी मारे जाते हैं, आतंकवाद का शिकार होते हैं, इस देश के लिए होते हैं। और वो लोग जिनका एक पैसे का योगदान इस देश की राजनीति में नहीं है, इस देश की आज़ादी में नहीं है, जिनका आज इतिहास अगर देखें, अतीत जिनका देखें कि इस देश की आज़ादी के खिलाफ जिन लोगों ने काम किया है, वो आज कांग्रेस के लोगों पर प्रश्न उठाते हैं, सवाल उठाते हैं। तो इससे थोड़ा कष्ट होता है। सर एक चीज़ हो, आज भारत का किसान सड़कों पर है और उनसे किसान आंदोलन लगभग 7 महीने हो चुके हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, बेहद ख़राब स्थिति है। जो किसान पूरे हिंदुस्तान का पेट पालता है, जो आपको और मुझे अनाज देता है, मैं इसलिए कहता हूं कि देखिए साहब, कई लोग इसको राजनीति से जोड़कर देखते हैं। मैं बिल्कुल राजनीति से इसको नहीं जोड़ता, चाहे कांग्रेस है, चाहे भारतीय जनता पार्टी, चाहे लोक दल की बात आती है, किसी की पार्टी की बात आए। सवाल जब किसान का आता है, जब जिम्मेदार का आता है, तो मैं उससे जुड़ा हूँ। मेरा परिवार किसान का परिवार है, मैं किसान परिवार से आता हूँ, मेरी अपनी ज़मीन है, मुझे उसके नफ़े नुकसान का पता है।
लेकिन भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किसान आंदोलन को लेकर के हमेशा इस देश को भ्रमित करने का कार्य किया है। बिल्कुल 3 अध्यादेश जो आए हैं, 3 अध्यादेश जो किसान के खिलाफ आए, किसान के खिलाफ मैं कहता हूं, उनको जबरन ला के लेकर के आया गया। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, अगर आप ईमानदार हैं, अगर आप सच्चे हैं, अगर आपके मन में छल या कपट नहीं है, तो आपको चोरी से कोई काम करने की जरूरत क्या है? बड़ी सीधी सी बात है साहब, अगर आप चोरी से कोई काम करते हैं या तो वो काम गलत है या आपके मन में छल और कपट है। पिछले जून की बात है ये, पिछले साल की, उस वक्त पूरे हिंदुस्तान में लॉकडाउन लगा था, संपूर्ण लॉकडाउन उस वक्त था, संपूर्ण लॉकडाउन, आंशिक नहीं था, संपूर्ण लॉकडाउन था। सोमवार को बिल लेके आ जाना था, लेकिन रातों रात ये बिल पेश किया गया, जबरन जो है वो राज्यसभा में पास किया गया। लोकसभा में इनकी मेजोरिटी थी, वहां कर गए ये, लेकिन राज्यसभा में मेजोरिटी नहीं थी, वहां पर धक्का मुक्की की गई, कुछ सांसदों को बाहर किया गया, जबरन वो बिल पास करवा लिया गया। अगर आपकी मंशा साफ है, अगर आप बिल्कुल दिल से सच्चे हो, तो जबरन करवाने की जरूरत क्या है भाई? चोरों की तरह से क्यों करते हो? लेकिन हकीकत यह है कि नरेंद्र मोदी साहब को हर काम को रात के अंधेरे में करने की आदत है, चाहे वो जीएसटी लागू करना हो, चाहे वो नोटबंदी लागू करना हो, और चाहे वो किसान के 3 ये बिल आने वाले इनकी बात हो। तीनों ही काम, और इसके अलावा और भी बहुत से काम है जो रात के अंधेरे में किए गए हैं। और ये मैं नहीं कहता साहब, ये तो हर दुनिया का बच्चा जानता है कि रात के अंधेरे में गुनाह होता है, काम नहीं हुआ करता। तो ये गुनाह हुआ है। और किसान आंदोलन, जो सबसे बड़ी विडंबना देखिए, 7.5 महीने के करीब किसान आंदोलन को आज हो चुके हैं, लगभग 7.5 महीना। 7.5 महीने के अंदर नरेंद्र मोदी साहब का एक आंसू किसान के लिए नहीं छलका। वो गुलाम नबी आज़ाद जैसे लोगों के लिए रोता है, गुलाम नबी आज़ाद के लिए रोता है जब उसकी राज्यसभा से विदाई होती है, कि जैसे उसका कोई सगा संबंधी दुनिया से कूच ना कर गया, इस तरीके से रोते हैं मोदी साहब। लेकिन 550-600 के करीब किसान जो है वो इस दुनिया से जा चुके हैं, अकाल मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, इस आंदोलन की भेंट वो चढ़ चुके हैं, शहीद हो चुके हैं। उन लोगों के लिए आज तक नरेंद्र मोदी साहब का एक ट्वीट नहीं आता, उपहास उनका उड़ाया जाता है। भाई सीधी सी बात है यार, अगर किसान नहीं चाहता, देखिए कभी किसान, ये मुद्दा वैसे तो मैंने कई बार इसके ऊपर डिबेट किया और कई बार मैंने जवाब भी दिया, लेकिन फिर क्योंकि आज काफ़ी समय के बाद आपने प्रश्न उठाया, मैं फिर कहना चाहूँगा। कभी उसको पंजाब का किसान बताया गया, कभी हरियाणा का बताया गया, कभी आतंकवादी बताया गया, कभी खालिस्तान बताया गया, कभी मुसलमान किसान बताया गया, कभी कहा कि इसमें मुसलमान बैठे हैं। क्यों यार, मुसलमानों को खेती करने का हक नहीं है क्या? कभी कहा गया कि इसमें तो फलां बरादरी बैठी है, क्यों भाई दूसरी बरादरी को खेती करने का हक नहीं है, कोई वो किसान नहीं हो सकता? इस तरीके से इस आंदोलन को ख़त्म करने का एक प्रयास किया गया। लेकिन किसान के हिम्मत को, किसान के हौसले को, किसान के जज्बे को मैं सलाम करता हूं कि 1000 जुल्म सहे हैं सरकार के। आंधी आई, तूफान आए, ऐसे ऐसे तूफान आए जब पूरी की पूरे बिजली की लाइनें गायब होगी, लोगों के घर की छतें ही उड़ गई थी। उस माहौल में देश का किसान, देश का अन्नदाता दिल्ली के सरहद पर डटा है और बड़े शांतिपूर्ण तरीके से, जो सलाम करना बनता है कि किसान ने कोई भी उपद्रव वहां पर नहीं किया 7.5 महीने के दौरान। उल्टा भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने दीप सिद्धू के माध्यम से 26 जनवरी को जो कांड दिल्ली के अंदर करवाया लाल किले पर, अगर गैरतमंद कोई व्यक्ति होता तो शर्म से कहीं ना कहीं चला जाता देश को छोड़ करके, लेकिन गैरत और शर्म इन लोगों के लिए नहीं शायद बनी है। अपने आदमी को प्लांट करके 26 जनवरी का कांड किया गया ताकि किसान को बदनाम किया जा सके। 2 दिन तक उस वक्त हल्ला भी मचा, देश के लोगों में गुस्सा भी था किसान के प्रति। मैं तब भी कहता था कि 2 दिन रुकिए, सच्चाई तीसरे दिन आएगी, और तीसरे दिन सच्चाई सामने आई। दीप सिद्धू पकड़ा गया, पता चला, और मजबूरी में भारतीय जनता पार्टी को गिरफ्तार करना पड़ा। तब लोगों को पता चला कि जो कुछ करना था भारतीय जनता पार्टी का काम था। मैं फिर सरकार को दोहराना चाहता हूं, अगर आप किसी का भला करना चाहते हैं और अगला अपना भला चाहता ही नहीं है, मैं मान लिया कि सरकार का किसान का भला चाहती है, लेकिन किसान अपना भला नहीं चाहता, आप क्यों जबरन भला करना चाहते हो? दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि वहां किसान नहीं बैठे साहब, वहां तो बेरोजगार लोग बैठे हैं, फलां लोग बैठे हैं, मजदूर बैठे हैं। पहली बात तो क्या बेरोजगार लोग इस देश के हिस्सा नहीं है? बेरोजगार क्या पाकिस्तान से आए हैं? जब दूसरों को पाकिस्तानी बोलते हैं तब दिक्कत नहीं होती। इनके खट्टर साहब को चढ़ूनी साहब ने बोल दिया पाकिस्तानी तो दिक्कत हुई, परेशानी हुई है। आप पूरे देश को पाकिस्तानी बोलते हो, आप पूरे देश को राष्ट्रद्रोही बोलते हो, और आपके एक मुख्यमंत्री को अगर पाकिस्तानी किसी ने कहा तो आपको दिक्कत होगी, तिलमिला उठे आप लोग, बर्दाश्त नहीं हुआ। ऐसे लोगों के साथ बड़ा बुरा होने वाला है भविष्य के अंदर। ये लोग कहते हैं कि किसान वहां पर नहीं है,
मैं आप लोगों के माध्यम से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, जो लोग ये कहते हैं, चाहे वो आम नागरिक है इनसे जुड़ा हुआ और चाहे भारतीय जनता पार्टी का नेता है, अगर दिल्ली के बॉर्डर पर किसान नहीं है तो हरियाणा और पंजाब के किसी विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का सांसद और भारतीय जनता पार्टी के विधायक जाता क्यों नहीं है किसी गांव में? किसान तो आपके साथ है ना, क्यों नहीं जाते? अगर किसान बीजेपी के साथ है तो जाएं बीजेपी के नेता, जाएं बीजेपी के विधायक, जाएं बीजेपी के सांसद अपने क्षेत्र के अंदर। जिस पार्टी के सांसद और विधायक में इतनी हिम्मत नहीं कि अपने हल्के के गांव में जा सके, विधायक कहलाने के लायक है क्या? सांसद कहलवाने के लायक है क्या? किसान आंदोलन को तबाह करने के लिए, बर्बाद करने के लिए, और मैं ये कहने तक किसान आंदोलन की बात है, इस देश को तबाह और बर्बाद करने के लिए, क्योंकि ये देश अगर कहीं जिंदा है, अगर ये देश कहीं सरवाइव करता है इतना कुछ घटने के बावजूद, तो सिर्फ और सिर्फ किसान के दम पर है। इस देश की जो ज़्यादातर भूमि है कृषि होती है, खेती होती है, तो वहाँ पर ये लोग डाका डालने का प्रयास कर रहे हैं। ये तीनों काले कानून अगर नरेंद्र मोदी वापस नहीं लेगा तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कफन में ये आखिरी कील साबित होगा किसान आंदोलन। और दावे के साथ ये भी कहता हूं कि किसान उठेगा नहीं, किसान नरेंद्र मोदी को उठा करके उठेगा। भाई घर आएगा, लेकिन नरेंद्र मोदी को झोला उठवा करके, जो उनके शब्द है कि झोला उठा करके चले जाएंगे, किसान नरेंद्र मोदी का झोला उठवाकर उसे कहीं बियाबान जंगल में बेच करके तब दिल्ली से लौटेगा। साहब सर, इस समय पंजाब में कांग्रेस की सरकार है और इस समय जो सरकार वहाँ पर है तो उनके आपसी नेताओं के ही आपस में नहीं बन रही, फूट पड़ रही है उनमें आपस में, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक कांग्रेस का मामला है, वैसे तो ये पार्टी का व्यक्तिगत मामला होता है। और मैं एक और बता दूं कि ये भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी नहीं है कि जहाँ पे नरेंद्र मोदी के नाम से लोग उठते हैं, नरेंद्र मोदी के नाम से बैठते हैं, कहने को लोकतंत्र की बात करते हैं। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी का एक छोटे से छोटा नेता, मैं कम से कम 50 लोगों की बात यहाँ पर नाम ले सकता हूँ, ज़रूरत पड़ी तो लूँगा भी, जो नरेंद्र मोदी को सीधा कहते हैं कि नरेंद्र मोदी ने देश का भट्ठा बैठा। भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े जो सांसद और विधायक हैं वो कहते हैं, लेकिन सत्ता का सुख को छोटा नहीं चाहता साहब, बड़ी मुश्किल से मिलता है, वो बोल नहीं सकते। कांग्रेस में ये आज़ादी है। कांग्रेस बिल्कुल सच्चे तौर पर एक लोकतांत्रिक पार्टी है। यहाँ पर कोई मेरे जैसा कार्यकर्ता भी, छोटे से छोटा, मैं सबसे निचले दर्जे का कार्यकर्ता कांग्रेस का अपने आप को मानता हूँ। नेता आप लोग कहते हैं वो आपकी मर्जी है, आपका प्रेम है, प्यार है, लेकिन मैं अपने आप को छोटे से छोटा कार्यकर्ता कांग्रेस का मानता हूँ। लेकिन मुझे भी ये आज़ादी है कि मैं राहुल गांधी को एक मेल डाल सकता हूँ। राहुल गांधी साहब इसका बुरा नहीं मानते, मैंने बहुत से मामलों में राहुल गांधी जी को मेल की हैं, तो इस पार्टी में ये आज़ादी है। जहाँ तक पंजाब का मामला है कि पंजाब में भी वही है कि सिद्धू साहब का और कैप्टन साहब का मामला है, और परिवार है। भाई देखिए, परिवार में तो दो भाइयों में भी कभी कभी तकरार हुआ करती है, और उस तकरार को जो है फूट का नाम नहीं दे सकते, परिवार के टूटने का नाम नहीं दे सकते। मसले होते हैं, सुलझ जाया करते हैं। जहाँ तक मेरी अपनी बात है, मैं मानता हूँ कि कैप्टन साहब को भी थोड़ा सा नरम रुख दिखाना चाहिए। सिद्धू कांग्रेस का नेता है, बड़ी सीधी सी बात है, मैं कोई इसमें कोई शंक नहीं है। सिद्धू साहब ने कांग्रेस के लिए काम किया है, चुनाव प्रचार किया, पार्टी के लिए लड़ाई लड़ी है, ही शुड बी अवॉर्डेड। सत्ता मोदी साहब की तरह एक जगह बांधकर कांग्रेस ना रखे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये परिवार का मामला है, भाईचारे का मामला है। और देखना, दोनों इकट्ठे, चुनाव का प्रचार भी इकट्ठा होगा और सरकार जो है पंजाब में फिर कांग्रेस की आएगी और दोनों मिलकर के काम करेंगे। सर, इस समय अब हरियाणा में भी जो कांग्रेस की सरकार है उसमें आने के लिए दावा कर रही है, तो इनमें भी आपस में फूट पड़ रही है, जैसे पंजाब में पड़ रही है। देखिए, जैसे शैलजा जी का और क्या नाम है, हुड्डा जी का आपस में चल रहा है, अगर तंवर साहब जी का जैसे इनका आपस में चल रहा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए साहब, अब मामला वही बात है, परिवार का मामला है, इसमें वही पंजाब का मामला था, वही हरियाणा का है, वहाँ भी यही हालात है। तो मामला तो परिवार का ही है, वहाँ भी यहाँ भी वही बात वहीं से जुड़ी है कि इस पार्टी में सबको सब कुछ कहने की आज़ादी है, ऊपर स्तर पर सुनी जाती है, आला कमान ये बात सुनती है, सबकी सुनती है, तो मामला है यहाँ पर। लेकिन थोड़ी सी मैं पार्टी आला कमान से, चलो जब आपने प्रश्न किया है और पूछा, तो मैं आला कमान से गुजारिश करना चाहूँगा कि सबको साथ लेकर के चले। मैं इस चीज़ का भुगत भोगी हूँ भाई। पिछले चुनाव में अशोक तंवर जी अध्यक्ष थे कांग्रेस के, मैं अशोक तंवर के साथ काम करता था। मैं अशोक तंवर के साथ नहीं, कांग्रेस के साथ काम करता था। लेकिन कुछ लोगों ने, एक गुट विशेष से जुड़े लोगों ने ये हवा उड़ाई कि तो अशोक तंवर का आदमी, और मेरी टिकट उड़वा दी। मेरी 26 साल की निष्ठाओं पर 15 दिन भारी पड़े।
सबने देखा, पूरे शहर ने देखा, पूरे हल्के के लोगों ने देखा। उसका परिणाम भी सामने आया कि कांग्रेस सीट नहीं बचा पाई। अगर आपके भाई के पास टिकट होती तो निश्चित तौर पे कहता हूँ, 100% कहता हूँ कि कांग्रेस से आज यहाँ से विधायक कांग्रेस का होता। लेकिन गलती हुई, पार्टी ने हुई है, गलतियाँ होती रहती हैं। एक व्यक्ति विशेष की महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए पार्टी को दांव पर नहीं लगाया जाना चाहिए, मेरा ये मानना है। दोनों, चाहे वो शैलजा जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, हुड्डा साहब हैं, पहले भी रहे हैं, सारा दोनों पार्टी, और मैंने तो देखिए सीधी सी बात है भाई, हुड्डा साहब के साथ भी काम किया है। लेकिन मेरा अपना निजी तौर पर मानना है कि संगठन के अंदर सबको साथ लेकर के चलना चाहिए, सबको साथ चलना चाहिए। एक व्यक्ति से पार्टी नहीं चल सकती, एक व्यक्ति से संगठन नहीं चल सकता, एक व्यक्ति से सरकार नहीं चल सकती। और भारतीय जनता पार्टी इसका जीता जागता उदाहरण है कि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के नाम पर सरकार चलाती है, लेकिन सरकार नहीं चल रही साहब, देश तबाह और बर्बाद हो रहा है। तो यही मामला होता है और ये सुलझ जाएगा। मुझे लगता है कि ऐसा कोई मामला नहीं बनता है। मिल बैठ करके बात होनी चाहिए और सबको सबका हिस्सा मिलना चाहिए। और भाई हम तो सबसे पहलेंगे कि सबसे पहले तो लक्ष्मीकांत शर्मा को उसका हिस्सा मिलना चाहिए, जो 26 साल से पीड़ित है। सर, आपको लगता है जैसे आप कह रहे हैं कि इन नेताओं की आपस में थोड़ा मतभेद चल रहा है, जिसके कारण आज हरियाणा में इनका आपस में कांग्रेस संगठन अभी तक नहीं बन पा रहा, आप मानते हो कि इसमें सब जिम्मेवार है? देखिए साहब, मैं इस पर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता क्योंकि मामला दूर से जुड़ा हुआ है, एक व्यक्ति विशेष से जुड़ा हुआ है। क्यों नहीं बन पाया, दिक्कतें क्या रही? देखिए, जब अशोक तंवर अध्यक्ष थे तो अक्सर कुछ लोग कहते थे कि किस काम का प्रधान है जो संगठन नहीं खड़ा कर पाए, संगठन नहीं खड़ा कर पाए। हम तब भी ये बात कहते थे कि संगठन बनना चाहिए, संगठन होना चाहिए, सबको हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। एक व्यक्ति विशेष का जो है कब्जा पार्टी पर नहीं होना चाहिए। कमोबेश अशोक तंवर को हटा दिया गया, शैलजा जी आई हुड्डा साहब के साथ मिल करके, संगठन के अंदर जो मामला आया, हमें लगा कि अब बन जाना चाहिए, क्योंकि पहले तो हमला था कि भाई हुड्डा साहब की और तंवर साहब की नहीं पड़ती तो शायद इसलिए संगठन नहीं बढ़ा। तो अब तो दोनों साथ आए तो संगठन बन जाना चाहिए था। क्या कमी रही, कहाँ कमी रही है? मुझे लगता है कि शायद जल्दी संगठन बने, क्योंकि पीछे कार्यवाही चली है, प्रभारी नियुक्त हुए हैं, लोगों की रायशुमारी भी की गई है। देखिए, यहाँ एक फ़र्क आता है, भारतीय जनता पार्टी में थोप दिया जाता है किसी को भी, उठाया और जब इसको अध्यक्ष बना दिया, इसको सेक्रेटरी बना दिया। कांग्रेस में ऐसा नहीं है। कांग्रेस में तो आप देखिए, यूथ कांग्रेस के भी चुनाव होते हैं, बाकायदा नॉमिनेशन होते हैं, पूरा लोकतंत्र कांग्रेस में है। वही काम यहाँ पर है। यहाँ पर संगठन बनाने के लिए पार्टी प्रभारियों के जो जिम्मेदारियाँ वो लगाई गई, उन्होंने रायशुमारी भी की है और ये शायद अप्रैल तक काम हो भी जाता, मगर बीच में कोरोना का जो प्रकोप, प्रचंड प्रकोप जो आया, उसकी वजह से कुछ काम रुके हैं। लेकिन मेरा मानना है कि संगठन बनना चाहिए और संगठन में तमाम, अब उसको गुट कहें, वैचारिक मतभेद कहें, जो भी, देखिए शीर्ष पर नेता होते हैं, सबकी चाहत होती है। कुरुक्षेत्र से लगा लीजिए आप, 10 आदमी मान लिया कांग्रेस में हैं, 10 आदमी टिकट चाहते हैं, तो 10 काम भी करेंगे भाई, उनको काम भी करना चाहिए। जो टिकट मांगे काम करना चाहिए। लक्ष्मीकांत शर्मा ने टिकट खैरात में नहीं मांगे। लक्ष्मीकांत शर्मा ने पहले 15 साल बिल्कुल चुपचाप काम किया है, 1993 से लेकर और 2009 तक 16 साल बिना किसी चाहत के, बिना किसी इच्छा के कांग्रेस को घर घर पहुंचाने का काम किया। कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता से मैं जुड़ा हूं। 16 साल बाद मैंने टिकट मांगने शुरू कर दी, जब मुझे लगा कि हाँ, मेरा कद भी है और मेरा हक भी है और मुझे मिलना भी चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि ठीक इसी तरह से वो मुख्यमंत्री का मामला आता है, वहाँ पर भी 10 कैंडिडेट हैं, 6 कैंडिडेट हैं, बनना सबका हक, सबका अधिकार है, वो उसके लिए काम भी करते हैं। लेकिन बनना एक हो, पार्टी वाला कमान जिसको तय करेगी, विधायक दल जिसको तय करेगा वो मुख्यमंत्री बनेगा, तो बाकी लोगों को मिलकर के काम करना चाहिए, मेरा ये मानना। और मैं ऐसी ही कामना करता भी हूँ और देखना ऐसा होगा भी कि मुख्यमंत्री तो एक ही बनेगा भाई, लेकिन चाहे संगठन हो चाहे सरकार हो, मेरा ये मानना है कि कांग्रेस के हर कार्यकर्ता की इसमें हिस्सेदारी होना बहुत ज़रूरी है, हर व्यक्ति को उसमें शामिल होना बहुत ज़रूरी है। सर, जो सी ये महंगाई बढ़ रही है, महंगाई के दौरान जो गरीब आदमी है, खाद्य सामग्रियों के रेट पर लगातार बढ़ ही रहे हैं, आप जानते हो, जैसे रिफाइंड का तेल हो गया, डालडा हो गया, सरसों का तेल हो गया। सरसों का तेल इस बार तो राशन कार्ड में मिल भी नहीं रहा, उसके यहाँ उन्हें पैसे दिए जा रहे हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत बढ़िया प्रश्न आपने किया भाई, और मैं मतलब बड़े खुले मन से स्वीकार करता हूँ कि आज के इस आपके इंटरव्यू का सबसे बढ़िया प्रश्न आपने उठाया है। और मैं इस देश की जनता से गुजारिश करूंगा, हाथ जोड़ करके विनती करूंगा कि मेरे इस जवाब को, इस प्रश्न के जवाब को ध्यान से सुने, क्योंकि किसान आंदोलन का सारा जवाब, सारा निचोड़ इस प्रश्न के अंदर है। जब तक
किसान का हक था सरसों के ऊपर। जब तक आड़त की दुकान पर सरसों बिकती थी 50 रुपये, 60 रुपये, 70 रुपये, 80 रुपये लीटर तक, कुछ दिन पहले की बताता हूँ, ज़्यादा दिन पहले की नहीं, कुछ दिन पहले तक 80 रुपये लीटर तक सरसों का तेल था। लेकिन जैसे ही इस बार ये मामला आया कि इसको खुली मंडी में बेच दिया जाए, देखिए साहब शोर कितना मचा कि खुली मंडी में इसको बेच दिया जाए, तो खुली मंडी में ये सरसों बिकी, कारपोरेट के हाथ में आई। मैं तमाम देशवासियों से बिल्कुल सीधा बात करते हुए कहना चाहता हूं कि आप देखिए इस बार इस प्रश्न का जवाब सुनिए कि पहली दफा कारपोरेट के हाथ में सरसों आई है, पहली दफा कारपोरेट के हाथ में सरसों आई, तो जो सरसों का तेल 50 से 60, 70, 80 तक आपके घर में पहुंचता था, आज वो सरसों का तेल करीब करीब 200 रुपये लीटर है। ये परिणाम इस बात का है कि किसान के हाथ से खेती निकली, कारपोरेट के हाथ में खेती गई, तो आपको क्या मिला, क्या दाम आपको मिले हैं, ये यहां से जब आपको मिलता है। और देखिए, अगर आप अंदाजा लगाइए कि अगर पूरी की पूरी खेती पर कारपोरेट जगत का कब्जा हो जाएगा, पूरी की पूरी खेती कारपोरेट ले जाएगी, तो आपको किस दाम आटा मिलेगा, किस दाम सब्जी मिलेगी, किस दाम क्या चीज मिलेगी, खुद अंदाजा लगा लीजिए। इसीलिए कहता हूं, ये डिपो से जो गायब हुआ है ना, अब जो गेहूं मिलती है, जो दूसरा सामान डिपो पर मिलता है, ये भी गायब होगा उसी तरह से जैसे ही सरसों का तेल गायब हुआ। जब कारपोरेट जगत का पूरे मार्केट पर कब्जा होगा, अभी नहीं होगा, 1-2 साल के अंदर होगा, जैसे ही कारपोरेट जगत का मार्केट पर कब्जा होगा, डिपो से, सरकारी दुकानों से सारा सामान गायब होगा, और इसके कई कई गुना रेट इस देश की जनता को देने पड़ेंगे। जो लोग आज ये कहते हैं कि किसान अपनी लड़ाई लड़ रहा है, उनको समझ आ जाना चाहिए कि देश का किसान किसान की नहीं, इस देश के आम आदमी की लड़ाई लड़ रहा है। ठीक है, चल भाई, धन्यवाद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया।